तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं DSSB में 2018 में आया क्वेश्चन पेपर, जो कि मेल कैटेगरी में आया था। और इससे पहले हम इसके ऊपर 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 20 के बाद के जो 20 अगले जो 20 क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक तरीके का ये पार्ट 2 है और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब साइड स्क्रीन पे देखते भी रहिएगा, आपको नज़र भी आ जाएगा कि विच अमंग फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि आपको 4 एजम्पशन दी हुई हैं और आपको बतानी है कि कौन कौन सी परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार की उस कंडीशन को कहते हैं, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन इज़ द मार्केट सिचुएशन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, होमोजीनियस गुड्स होते हैं, इसके अलावा फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। तो इसके अंदर देखिए परफेक्ट मोबिलिटी इन इनपुट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी होती है इनपुट में, चाहे वो गुड्स मार्केट हो चाहे वो फैक्टर मार्केट हो, सभी जगह परफेक्ट मोबिलिटी होती है। इसके अलावा सेकंड कह रहा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो बच्चों ये जो है ऑप्शन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है, या तो होमोजीनियस गुड्स होता है। इसके अलावा मार्केट में परफेक्ट नॉलेज होती है और एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो बाकी की सारी एजम्पशंस तो इसके अंदर सही हैं, सेकंड एजम्पशन इन्होंने गलत बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं बच्चों। कह रहा है द प्राइस ऑफ परिशेबल कमोडिटी, यानी कि जो नासवान वस्तु है, इज इन्फ्लुएंस बाय, यानी कि जो परिशेबल कमोडिटी है, नासवान वस्तु है, दूध पनीर, उसका जो प्राइस है वो कौन इन्फ्लुएंस करता है। तो बच्चों सप्लाई तो इन्फ्लुएंस कर नहीं सकती है, क्योंकि उसकी सप्लाई जो होती है वो निश्चित होती है, और डिमांड जो होती है वो प्राइस इन्फ्लुएंस करती है। अगर डिमांड में कमी आ जाए तो सडनली प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, डिमांड बढ़ जाए तो सडनली प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नो चेंज इन सप्लाई, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन डिमांड। तो इन 4 ऑप्शन में से मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर होगा 4th, यानी कि सेकंड का 4th जो है वो हमारा चुन लिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है सोशल वेलफेयर फंक्शन। देखिए सोशल वेलफेयर फंक्शन पे हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, हमने एरो की बनाई हुई है, हेक्सकाल्डर की भी बनाई हुई है, ठीक है, स्लेस की, वर्गसन की भी बनाई हुई है। तो यहाँ पर बच्चों वो पूछ रहे हैं सबसे पहले कि जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है उसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो बच्चों सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बर्गसन ने किया था। बर्गसन का सोशल वेलफेयर फंक्शन आपको मिल जाएगा। उन्होंने पहली बार बताया किस तरीके से इंडिविजुअल जो वेलफेयर है उसको जोड़ जोड़कर सोशल वेलफेयर बनता है। तो अब वीडियो जो है वो सोशल वेलफेयर वाला चैप्टर है, पब्लिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर है, उसमें आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आपको चारों इकोनॉमिक्स जो हैं उन सब की थ्योरी बच्चों हमने डिटेल में आपको समझाई हुई है। लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से पूछ रहा है कि भाई कौन है जैसा जिसने बर्गसन की थ्योरी, बर्गसन वाला फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया था। तो बच्चों इसका जो 3rd है उसका आंसर मैं 1 लिख देता हूँ। बात करते हैं बच्चों 4th क्वेश्चन की। कह रहा है इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम मशीन and other applications made by men during short run is known as। देखिए यहाँ पर आपको समझना है इनकम ड्राइव फ्रॉम मशीन एंड अदर एप्लीकेशन मेड बाय मैन ड्यूरिंग शॉर्ट रन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको। देखिए आपको कंसेप्ट पता होगा क्वासी रेंट का, क्वासी रेंट का ये मार्शल का कंसेप्ट है। क्वासी रेंट में बताया गया है कि जो मैन मेड मशीनें हैं उनको भी जो पैसा मिलेगा वो एक तरीके का एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा है वो है हमारा क्वासी रेंट, यानी कि मशीनों को या अदर अप्लायंसेज जो मैन मेड हैं उनको शॉर्ट रन में जो पैसा मिलता है वो क्वासी रेंट कहलाता है। उनका ये मानना था कि लैंड जो है उसको तो रेंट मिलेगा लॉन्ग रन में, लेकिन बाकी के सारे फैक्टर जो हैं उनको शॉर्ट रन में भी रेंट मिल सकता है, जिसको कि क्वासी रेंट से कहते हैं। तो बच्चों ये वाला वीडियो भी आप पढ़ सकते हो, क्वासी रेंट वाले चैप्टर, मतलब रेंट वाला चैप्टर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाले फोल्डर में, रेंट का एक चैप्टर है, उसमें आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है क्वासी रेंट का। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 का जो 2 कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें दिया है, कह रहा है इफ़ द मोनोपोलिस्टिक सेल हिज प्रोडक्ट एट हायर प्राइस इन इंटरनल मार्केट एंड लोअर प्राइस इन एक्सटर्नल मार्केट, तो इसको क्या कहेंगे। देखिए ये एक कंडीशन हमने बताई है, अगर आपको याद आ जाए डंपिंग का फार्मूला, जिसमें हम 2 तरीके की मार्केट लेके चलते थे, एवरेज रेवेन्यू ऑफ फॉरेन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, एंड एवरेज रेवेन्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। और ये हमारा हुआ करता था एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये फॉरेन मार्केट का है। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम होता है वो कहीं पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। मान लीजिए ये डिसाइड हुआ मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू, यानी कि ये जो है ना ये वाला, इसके इक्विलिब्रियम मान लीजिए यहाँ पे हुआ, तो कैसे इक्विलिब्रियम हुआ, इस केस में जो हमारा MR है वो ये वाला MR है। तो ये हमारा जो है वो सिग्मा MR को भी डिनोट कर रहा है।
इस केस में टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होगी वो इतनी होगी, जिसमें से फॉरेन मार्केट में इतनी क्वांटिटी बेच दी जाएगी QF, और डोमेस्टिक मार्केट में इतनी क्वांटिटी बेच दी जाएगी QD। ठीक है, जबकि डोमेस्टिक जो फॉरेन मार्केट है उसमें से प्राइस चार्ज किया जाएगा PF, और फॉरेन मार्केट में प्राइस चार्ज किया जाएगा PD। तो बच्चों देखिए, बहुत बड़ी वीडियो हमने बनाई हुई है डंपिंग के ऊपर। अब 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर तो हम आपको पूरा कंसेप्ट समझा नहीं सकते, लेकिन हम ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो केस है ये डंपिंग का केस है। डंपिंग का केस उस स्थिति को कहते हैं जिसमें एक फर्म विदेशी बाजार में तो बहुत कम कीमत पर वस्तु बेच रही होती है, जबकि घरेलू बाजार में वो ऊंची कीमत पर वस्तु चार्ज कर रही होती है। तो यहाँ पे बच्चों वही कंडीशन बताई हुई है कि इनकम, सॉरी 5th क्वेश्चन में, इफ द मोनोपोलिस्टिक सेल इज प्रोडक्ट एट हायर प्राइस इन इंटरनल मार्केट, एंड डोमेस्टिक मार्केट की जगह इन्होंने इंटरनल मार्केट यूज़ किया हुआ है, एंड लोअर प्राइस इन दी एक्सटर्नल मार्केट, तो इसको हम कहते हैं डंपिंग। ये पूरा का पूरा केस डंपिंग का केस है। और हमने आपको बताया हुआ है किस तरीके से सरकार एंटी डंपिंग पॉलिसी का यूज़ करती है। हालांकि एंटी डंपिंग पॉलिसी के बारे में हमने इंटरनेशनल ट्रेड में बताया है, और डंपिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगा। तो 5 का जो 4th क्वेश्चन है, 4th ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रिंट होने में दिक्कत आ गई है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास इस समय इसमें नहीं है, पेज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पेंडिंग छोड़ दिया है, लास्ट में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ है कि आपको क्वेश्चन बताया हुआ है मैच द फॉलोइंग, कि आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनको आपको फॉलो को मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप 1 2 3 4 को आपको ABCD के साथ मैच करना है। चलिए हम करके देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है आपको कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम 0। देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी कि कैपिटल का या लेबर का। अब देखिए, रिज लाइन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये रिज लाइन है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार रिज लाइन क्या होती है। जैसे ये हमारा IQ है, अगर हम यहाँ पे एक सीधी लाइन डाल दें इस जगह, तो ये बता रहा है कि इस केस में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो 0 हो चुकी है। इस केस में जैसे A है, B है और C है, मैं 2 ही बना देता हूँ, आपको तो कंसेप्ट ही समझाना है मेनली। तो यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो 0 है। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल लाइन डाल दें, तो यहाँ पे जो है ना बच्चों C और D पे, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो 0 है। अगर हम इनको जोड़ दें ऐसे करके, इससे जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं रिज लाइन। यानी कि रिज लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब दिखाते हैं कि जो जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है। तो बच्चों रिज लाइन के ऊपर भी हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार पढ़ सकते हैं हमारी ऐप में भी जाके, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है रिज लाइन की, जिसमें हमने डिटेल में आपको समझाया हुआ है किस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे शून्य होती है। तो बच्चों यहाँ जो फर्स्ट है उसका जो सबसे सही आंसर है बच्चों वो D बैठेगा। तो मैं 1 के लिए D लगा देता हूँ। ठीक है, रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ दी गुड्स एंड कंज्यूमर्स मनी इनकम। अब देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्राइस और कंज्यूमर की मनी इनकम को डिनोट करती है। तो बच्चों देखिए, अगर आपने बजट लाइन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो बजट लाइन बताती है, बजट लाइन इज द लाइन विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन दैट कंज्यूमर कैन बाय इन इज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी कि जब वस्तु की कीमत दी हुई हो, प्राइस ऑफ कमोडिटी दी हो, तो कंज्यूमर किन 2 कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है, किन किन कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है, उसको दिखाने वाला प्राइस लाइन या बजट लाइन है। तो इस स्थिति में आपको ऑप्शन नंबर A आपको चुन लेना है। अगला कह रहा है लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस एंड गिवन मनी इनकम। देखिए लोकस यानी कि एक तरीके का ये आप कह सकते हो लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट एट कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइस। अच्छा, ये तो आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व हो गया, क्योंकि प्राइस कंजम्पशन क्या है ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। डिफरेंट प्राइस पर आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जोड़ के बनता है PCC। तो इसका मतलब थर्ड का जो है वो B ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाएगा। और फोर्थ कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर दैट अ फर्म कैन बाय विद गिवन आउटले, यानी कि जिसको खरीद सकती है। तो ये आपका इससे कॉस्ट कर्व हो गया। तो इस हिसाब से देखोगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मैं चुन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं बच्चों। अब कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ MFC एंड AFC इफ द फैक्टर मार्केट इन
एंड द प्रोडक्ट मार्केट इज परफेक्ट कंपटीशन। वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए, जब आप समझ लीजिए, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मोनोप्सोनी के केस में इस तरीके का होता है AFC, एवरेज फैक्टर कॉस्ट, और इस तरीके का होता है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। मोनोप्सोनी उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें जो फर्म है वो एक ही सेलर, एक ही बायर होता है लेबर मार्केट में, यानी कि एक ही बायर है जो आपके लेबर को, श्रम का यूज़ करेगा। तो इस तरीके से इस वाले केस में जो एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर है वो ज़्यादा होता है, और जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें AFC और जो होता है वो इस तरीके का होता है, AFC और MFC। ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है, ये वाला केस मोनोप्सोनी का है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो 8 में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है, पॉजिटिव राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव ऊपर चढ़ता हुआ, तो ये सबसे सही है। तो 8 का 4th ही हमारा सही माना जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं 9th की। सबसे पहले हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज इन एक्सप्लेन वेलफेयर। देखिए, वेलफेयर को मैं सबसे पहले एक्सटर्नलिटीज का जो कंसेप्ट है वो पीगू का दिया हुआ है, यानी कि पीगू ने ही वेलफेयर में एक्सटर्नलिटीज, बाहताओं को सबसे पहले जोड़ा। तो इसमें आपका पीगू का ही आंसर लिखना पड़ेगा, 9 का 4th। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वें क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। 10वें क्वेश्चन की, 10वें क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, बल्कि 5 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, और इधर भी हमें दिए हुए हैं A B C D E। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है सारे मुझे पता हो, लेकिन ये तो मुझे पता है कि जो रेंट थ्योरी है, ख़ासतौर पे जो डिफरेंशिएटेड रेंट थ्योरी है वो डेविड रिकार्डो ने बनाई हुई है। रिकार्डो की 2 तरीके की थ्योरीज हैं, जिसमें एक में तो वो बताता है कि एक ही भूमि पर आप ज़्यादा लेबर को लगाओगे, और दूसरे में बताता है कि अलग अलग लैंड लगाओगे। तो दोनों ही थ्योरी बच्चों हमने कराई हुई है, रिकार्डो के रेंट थ्योरी में आप पढ़ सकते हो। डिफरेंशिएटेड रेंट थ्योरी जो है वो डेविड रिकार्डो की है, तो फर्स्ट के लिए तो मैं ई ही यूज़ करूँगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका 2 और 4, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 और 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इसके अलावा चलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, डिग्री ऑफ मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो मोनोपोली जो प्रॉफिट की थ्योरी है वो कैल्की का फार्मूला है, ऑलरेडी हमने कैल्की का भी करवाया हुआ है, ब्रेन का भी करवाया हुआ है। कैल्की का फार्मूला है हमारे पास में, जिसमें उन्होंने किस तरीके से मोनोपोली का प्रॉफिट पता करते हैं वो बताया हुआ है। तो जो 4th है उसका C ऑप्शन है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसके अलावा एडिंग अ प्रॉब्लम जो है वो विक्सेट की है, यानी कि 5th का जो है A ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो देखिए मार्शल का है, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, हाँ ये मार्शल की है बिल्कुल, तो ये हमारा D हो गया। और सरप्लस वैल्यू आपको पता ही है, लेबर को ज़्यादा काम पे लगाया जाता है, उससे कम पैसे दिए जाते हैं, जिसको उन्होंने सरप्लस वैल्यू कहा। तो ये जो है वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, तीसरे का B। इस हिसाब से देखोगे तो 10वें क्वेश्चन में आपका सबसे सही आंसर 3 बैठ रहा है, तो ये हमने 3 लिख दिया। तो बच्चों देखिए, इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आप बच्चे सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, और क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्दी ही होने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से पेपर, इसके अलावा 2 पेपर और हैं, उनकी भी प्रैक्टिस बच्चों हम आपको करवा देंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर की भी। चलिए आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। 1 मिनट, हाँ ये रहा। अच्छा, ये एक्चुअली प्रिंटर मिस्टेक है, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन नंबर ये बाद में देख लेंगे, 11 भी हम बाद में देखेंगे। मुझे लग रहा है कि ये प्रिंटिंग मतलब प्रिंट करते समय इस पेजेस में ये दिक्कत आई है। क्या क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो हम 11 में बाद में देख लेंगे। अब 12वें की बात करते हैं बच्चों, ये दो क्वेश्चन हम बाद में आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। हाँ, तो 12वें क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, दैट द प्रोडक्शन फंक्शन इज सब्जेक्ट टू। अब कार्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपको याद होगा, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है किस तरीके से जो एक होता है ए, यानी कि हमारा आप कह सकते हो कि ये हमारा टेक्निक को बता रहा है, एल अल्फ़ा के 1 माइनस अल्फ़ा, इस तरीके का हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बनता है बच्चों। तो इसमें जो है ये 1 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर 1 आएगा, यानी कि जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को बताता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12वें में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को ही लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 12वें का 2 आप लिख सकते हो। 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों।
इसके अंदर हमें पूछा गया है कि कंस्टेंटेड द ब्लिस पॉइंट ऑफ व्यू वेयर द ब्लिस पॉइंट किधर होता है। देखिए ब्लिस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सोशल इंडिफरेंस कर्व, देखिए मैं आपको बता देता हूँ ब्लिस पॉइंट क्या होता है। जैसे ये हमारा है, आप कह सकते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह सकते हो, या इसे बोलते हैं यूटिलिटी कर्व, ठीक है, यूटिलिटी कर्व। और इस तरीके के हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है, ये इंडिफरेंस यूटिलिटी कर्व है, ठीक है, ब्लिस पॉइंट है। तो यहाँ पे ये कट करेगा वो ब्लिस पॉइंट कहलाएगा। इसके ऊपर भी बच्चों हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, ये भी आपको पब्लिक वेलफेयर वाले टॉपिक में मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये है डी का ऑप्शन सबसे बेस्ट है, सोशल इंडिफरेंस कर्व। ये जो है ये सोशल इंडिफरेंस कर्व है, सोशल इंडिफरेंस कर्व है ऑफ द सोसाइटी इज टेंजेंट टू ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। बिल्कुल सही बात है, इसको बोलते हैं ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चों ये भी हमने वीडियो बना रखी है, आपको हमारे जो वेलफेयर वाला चैप्टर है उसमें मिल जाएगा सारी वीडियो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली आप बच्चों को मजबूत करें। तो अगर आप उस कोर्स में हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हैं, तो आपको ये सारा का सारा टॉपिक मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आपको 13 का 4th जो क्वेश्चन है वो आप इसमें लिख लीजिएगा। 5th की बात कर रहे हैं बच्चों, 5th में कह रहा है इन ए कम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन आ गया। अ फर्म इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ द लॉन्ग रन व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। देखिए अगर आप लॉन्ग रन में फैक्टर मार्केट में इक्विलिब्रियम करने जाओगे तो ये आपका हो गया AFC इक्वल टू MFC, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये आपका हो गया एक तरीके का MPP, मार्जिनल MPR, ठीक है, मार्जिनल फिजिकल MRP, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और ये आपका हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो ये डायग्राम बनता है बच्चों लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम का। अब यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसमें देखिए MRP इक्वल टू MFC, तो पहला तो सही है, लेकिन और भी कंडीशन हो सकती हैं। MRP इक्वल मोर देन, ये तो सही नहीं है। अब देखिए थर्ड जो है उसमें कह रहा है MRP इक्वल टू MFC, MRP इक्वल टू MFC, बिल्कुल सही बात है, MRP MFC बराबर बराबर हैं। एंड MRP कर्व कट द MFC कर्व फ्रॉम द अबव, और यहाँ पे ये ऊपर से कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है ये फुलफिल हो रही है इस पे। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो 14 का 3 ही बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंडर विच कंडीशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल। तो बच्चों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबिलिटी तब होगी जब दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग हो। हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया हुआ है कि अगर जो हमारा कोर्स है उसमें मिल जाएगा ये वीडियो, हालांकि ये वीडियो प्राइवेट है, तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर दो मार्केट, न्यूमेरिकल एग्जांपल देके समझाया है हमने, जिसमें हमने एक की ED2 और एक की ED5 मानी है, और बाद में हमने दोनों की ED2 मानी है, और इसको प्रूव करने की कोशिश की है कि एक बाजार में अगर दोनों की इलास्टिसिटी सेम है मार्केट में, उसको आप कह सकते हो कोई भी फायदा नहीं होगा किसी भी प्रकार से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने में फ़ायदा तभी होगा जब दोनों ही मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग हो। तो जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ पे फर्म कम प्राइस चार्ज करती है और ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बेचती है, और जहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है, वहाँ पर फर्म ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है और कम क्वांटिटी बेचती है। तो ये ऑलरेडी बच्चों हमने समझा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 में, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके लिए कौन सी कंडीशन प्रॉफिटेबिलिटी होती है, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होगी तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना प्रॉफिटेबल होगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों? टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है इसके अंदर MRTS बोलते हैं, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं LK। ये क्या बताता है? MRTS बताता है चेंज इन, आप कह सकते हो कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर, यानी कि लेबर का जो लॉस हुआ है कैपिटल में लेबर को इंक्रीज करने से। तो जो MRTS है वो क्या बताता है बच्चों? सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन टू फैक्टर्स। तो इसके ऊपर भी बच्चों हमने एक वीडियो बताई हुई है जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि MRTS यानी कि जो सब्स्टिट्यूबिलिटी है, इसका एक पूरा प्रिंसिपल है, पूरा का पूरा थ्योरी है, एक वीडियो के थ्रू हमने बताया है किस तरीके से जो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है वो 5 कैटेगरी है उसकी,
उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 में 1 क्वेश्चन का आंसर चूज करना है। 17वें की बात कर लेते हैं बच्चों। 17वां क्वेश्चन भी मेरे पास, चलिए इसमें खैर पूरा है ये। 17वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैचिंग बना लेते हैं इसकी 17वें क्वेश्चन की। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे भी आपको ABCD दिया हुआ है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किस लिए लागू होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तब लागू होता है जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा हो, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कम हो, यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के फायदे ज़्यादा हो, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के नुकसान कम हो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज का होना, यानी कि फर्स्ट का जो सबसे सही आंसर ऑप्शन है वो बी रहेगा। ऑल इनपुट्स आर चेंजेबल, तो ये तो लॉन्ग रन में ही होता है बच्चों, शॉर्ट रन में तो कभी सारे के सारे इनपुट चेंज होते नहीं है, तो ए ऑप्शन रह गया। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो डिसइकोनॉमीज की वजह से लागू होता है, यानी कि तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। लेबर इज ओनली वेरिएबल फैक्टर, ये तो शॉर्ट रन में ही होता है बच्चों, तो ये तो आपको पता ही होगा। इस ऑप्शन को मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही माना जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी का मतलब मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। अब कह रहा है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ओन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज नोन एज, अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने खुद के रिसोर्सेज से उत्पादन कर रहा है तो उसको बोलते हैं बच्चों इम्प्लिसिट कॉस्ट, निहित लागत। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में ही पढ़ा रहा हूँ, तो अपने घर में मान लीजिए मेरी 0 कॉस्ट आई है क्योंकि मेरा घर खुद का है, लेकिन जब मैं उत्पादन की बात करूँगा, जब मैं कीमत की बात करूँगा, तो इस घर की अनुमानित मूल्य को मैं किराए की तरह शामिल कर लूँगा। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो है ना टॉपिक, इसके हिसाब से सेलिंग कॉस्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहते, इम्प्लिसिट कॉस्ट ही बोलते हैं। 18वें का आप 4 बिंदास होकर आप लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला कह रहा है विच फैक्टर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट टुक इनटू द कंसीडर टू डिटरमाइन इंटरेस्ट, यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है, अब देखिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होती है एक बार हम देख लेते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होती है जहाँ पे IS और LM बराबर है, ठीक है, ये हमने पढ़ाया हुआ है बच्चों ऑलरेडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएगा, हिक्स सेक्शन की थ्योरी है। अब जो IS है वो कैसे बनता है? IS वो होता है जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, और LM वहाँ होता है जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई बराबर होते हैं। यानी कि IS LM का हर पॉइंट आपको बताएगा मनी डिमांड मनी सप्लाई बराबर है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे गुड्स मार्केट का और मनी मार्केट का एक साथ इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का एक साथ इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए बच्चों। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है तो ये देखिए IS और LM, IS LM एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑन दी वन हैंड एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड सप्लाई ऑफ मनी ऑन अदर हैंड, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, सॉरी लास्ट नहीं है क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे बचे गए हैं, वो भी हम सॉल्व कराएंगे। द लाइन दैट जॉइन ऑल टेंजेंसी पॉइंट ऑफ आइसोक्वेस्ट एंड आइसोक्वेंट लाइन। अब तो देखिए इसको हम बोलते हैं, देखिए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। द लाइन दैट जॉइन दी टेंजेंसी पॉइंट ऑफ आइसोक्वेंट एंड आइसोक्वेस्ट। अच्छा देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको वैसे विस्तार पथ बोलते हैं, एक्सपेंशन पाथ। ये इस तरीके का कर्व बना के बात कर रहा है, यानी कि द लाइन दैट जॉइन दी टेंजेंसी पॉइंट ऑफ आइसोक्वेंट एंड आइसोक्वेस्ट लाइन। तो ये हमारा विस्तार पथ हो गया, एक्सपेंशन पाथ। अब इसको इन्होंने किसी और नाम से दिया है, अब उसका नाम पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अब तो नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा, आइसो प्रोजेक्ट कर्व नहीं होगा, फैक्टर आउटपुट फैक्टर कर्व, ये बिल्कुल सही माना जा रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि एक्सपेंशन पाथ का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट फैक्टर कर्व। तो आप 20 का थर्ड क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 की बात भी करते हैं। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज, डिमांड कर्व किस तरीके का होता है परफेक्ट कंपटीशन में? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, डिमांड कर्व हो, रेवेन्यू कर्व हो, इस तरीके का होता है। एवरेज रेवेन्यू भी कह सकते हो आप इसको, मार्जिनल रेवेन्यू भी कह सकते हो, डिमांड कर्व भी कह सकते हो। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो सबसे सही आंसर बैठेगा बच्चों वो रहेगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि छठे का 1 ही हमारा सबसे बेस्ट आंसर रहेगा।
और 11 कह रहा है कि व्हेन द लेबर इन एक्स एक्सिस, तो चलिए हम काम करते हैं, लेबर को एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं और कैपिटल को वाई एक्सिस पे। मान लीजिए 2 कैपिटल है और 2 लेबर है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि आइसोकॉन्ट की शेप किस तरीके की होगी, व्हेन मोर लेबर विथ सेम क्वांटिटी ऑफ मोर कैपिटल होगा, मोर कैपिटल विद सेम क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो जब मोर लेबर है और सेम क्वांटिटी, तो इस तरीके का कर्व बनेगा, यानी कि यहां पे हमारा जो वर्क का आंसर आएगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि 11 का जो सबसे सही आंसर है वो बच्चों 3 रहेगा। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सारे के सारे क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको ये जो टेस्ट सीरीज है ये पूरी की पूरी आपको हमारी ऐप में मिल जाएगी। तो उस ऐप के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, वहां पे जाके पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।